हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। आपको याद होगा शैंग्रीला डायलॉग की जब मैंने ब्रीफिंग दी थी और मैंने बताया था कि वहाँ कौन-कौन से की पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। उस वक़्त अभी इज़राइल और ईरान की डायरेक्ट वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी। और उसमें जो फर्स्ट पॉइंटर था, जो तकरीबन तमाम लीडर्स ने डिस्कस किया था, वो ये था कि क्या यूएस एज़ एन एलाय रिलायबल है कि नहीं है? बिकॉज़ उस टाइम तक वो टैरिफ के मामलों में और डिफरेंट मामलों में जिस तरीके से अपने यूरोपियन एलाइज को ट्रीट कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उस पे काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इज़राइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो हमने देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरह यूनाइटेड हुई है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस वक्त आज जो अटैक हुआ है उसके बाद कियर स्टारमर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने जवाब में, जो कि उसका राइट है टू सेल्फ डिफेंस, कि अगर आज के अटैक के बाद ईरान ने यूएस की किसी भी इंस्टॉलेशन पे या कहीं भी उसके एसेट्स पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक किया, तो वो सारी नेटो कम्युनिटी के ऊपर हमला तस्वुर होगा। सो ये एक बड़ी क्लियर पिक्चर है, पोजीशन है सिंस वर्ल्ड वॉर टू, कि ये जितना भी वेस्ट है, ये सारा व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स या वॉर ऑब्जेक्टिव्स, ये बिल्कुल यूनाइटेड होते हैं, उसमें कोई क्वेश्चनेबल बात है ही नहीं। जहाँ तक मामला है टैरिफ का, तो उसमें भी ये क्लैरिटी ले आनी चाहिए कि क्लैरिटी के साथ हिट किया गया है चाइना को, और किसी कंट्री के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है यूएस को। इसलिए वो जो एक फसाड क्रिएट किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज समवन जो कि बड़ा अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट है और अपने एलाइज को भी डिफरेंटली देखता है और अमेरिका फर्स्ट में बिलीव करता है, वो सारा फसाड आज के ईरान पे अटैक के बाद धड़ाम से नीचे आ पड़ा है। और अगर ये कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, तो ये वही बात है जो सारे समझदार लोग, सारे लोग जो एनालिसिस डिस्पैशनेट तरीके से करते हैं, फैक्ट्स की बेस पे करते हैं, वो पहले से कह रहे थे। स्टीव बैनन और टकरसन जैसे लोग जो कि बहुत सपोर्ट करते रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनके भी बिल्कुल व्यूज़ चेंज हुए हुए लगते हैं, बिकॉज़ वो अपने सामने यूएस में विटनेस कर रहे हैं कि कहाँ कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और किस तरीके से ओल्ड प्लेबुक ऑफ द डीप स्टेट एक्टिव है। आज जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, यूएस ने फाइनली अपने लिए एक और फ्रंट वॉर का ओपन कर लिया है, जिसके बाद नोबेल पीस प्राइज या किसी भी किस्म का और पीस इनिशिएटिव, उसका जो ख्वाब था प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो यकीनन अब मजीद जिंदा नहीं रह सकता। हम कल ही बात कर रहे थे कि पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो उनको नॉमिनेट कर दिया था। तो इतनी जल्दी डिप्लोमेसी की दुनिया में इतने क्लियर स्टैंड्स नहीं लिए जाते। वो स्टैंड इसलिए भी गलत था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, बिकॉज़ जो गाज़ा में हो रहा है, उसको प्रेज़िडेंट ट्रंप रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाया। तो फिर किस चीज़ का पीस उन्होंने अचीव करके दिया है इस दुनिया को? इसी तरह अगर सिर्फ़ बात इंडिया और पाकिस्तान वॉर में उनके रोल की थी, तो उसको वहीं तक रहने दें। थोड़ा-सा प्रैग्मैटिकली सोचें। और जब आप ये कहते हैं कि आपने उनको पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया है, तो फिर तो आप बिल्कुल उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में हम कह रहे थे कि सारी मुस्लिम उम्मा, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी है। सो ये दिस वाज़ समथिंग दैट हैज़ बैकफायर्ड ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये एक गलत स्टेप था जो नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल थोड़ा-सा अगर आज की न्यूज़ पे नज़र डालें, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने 2 बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं, उनके ज़रिए से 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया, जिसमें फुरडो, जिसका कहा जा रहा था वो सबसे ज़्यादा मेन है, वो शामिल थी। पेंटागन क्लेम कर रहा है कि बहुत डैमेज किया है हमने ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा डीप है, अंडरग्राउंड है, और कहा जाता था कि इसको तो टच भी नहीं किया जा सकता। ताहम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो मर्ज़ी आते रहें। हकीकत ये है कि इन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स के होते हुए भी, जिनकी पेनिट्रेशन जो है वो तकरीबन 200 फीट तक होती है, ये अभी तक सवालिया निशान है कि ये वाक़ई उसको डैमेज कर पाए हैं कंप्लीटली या टोटली, जिस तरह प्रेज़िडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, बिकॉज़ जो फोरडॉग की फैसिलिटी है वो 260 मीटर्स पे जाके शुरू होती है, वो बहुत डीपली एम्बेडेड है। सो बहरहाल ये तो अमेरिकन क्लेम्स हैं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ भी कह रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल और फोकस्ड ऑपरेशन है जिसमें हमने किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया।
सो मच सो कि जेडी वैंस ने तो फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए यहाँ तक कहा है कि हम ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हासिल करने थे वो किए हैं, यानी उन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है जो हम समझते हैं कि नाजायज़ हैं। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट नहीं किया। तो अगर ईरान ने रिस्पॉन्स दिया तो हम उसे अपने ऊपर अटैक कंसिडर करेंगे। इसको हाइट ऑफ पैरानोया कहना चाहिए, इसको फ़िरौनियत कहनी चाहिए, इसको माइट इज़ राइट कहना चाहिए। जब ग्लोबल ऑर्डर बिल्कुल यूनिपोलर हो जाए, एक फ़ोर्स हो तो फिर जो होता है वो कहना चाहिए कि वो किसी और मुल्क का सेल्फ डिफेंस भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बहरहाल ईरान का बड़ा कूल एंड काम रिस्पॉन्स आया है। व्हाई आई से दिस, बिकॉज़ मैं सुबह उनके फॉरेन मिनिस्टर की जो इस्तांबुल में प्रेस ब्रीफिंग सुन रही थी, वो बड़े कूल एंड काम वे में अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे, अपना रिज़ॉल्व बता रहे थे और कह रहे थे कि ईरान जवाब देगा। हम कंडेम करते हैं इन स्ट्राइक्स को। एंड एज़ ही वाज़ टॉकिंग उस वक़्त एक और बराज ऑफ मिसाइल फायर भी हुआ तेल अवीव पे। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये कंटिन्यू करेगा। बहुत सारे यूएस लॉ मेकर्स और डिफरेंट कांग्रेसमैन जो हैं वो कह रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनके पास कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं था, इट वाज अ बैड डिसीजन। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जब कुछ करने का फैसला कर लेता है, हमने पिछली जंगों में भी देखा है वही होता है। वही सिचुएशन रूम है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, कभी वहाँ पे ओबामा होते हैं, कभी बुश होते हैं, और आज वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए थे और देख रहे थे कि किस तरह एक मुल्क के ऊपर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। इसको एमओपीज कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स। इनको जो यूज़ किया गया है डीपली बरिड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए, क्या कोई कैलकुलेशंस की गई थी कि अगर डैमेज होता है, कोई रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन होती है? कतर ने बारहा कहा है कि जो वाटर सोर्स है उनकी वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ। कतर के पास एक दिन का पानी नहीं होगा पीने को अगर ऐसा कुछ होता है तो। कोई डैमेज असेसमेंट की गई थी? कोई रिस्क असेसमेंट की गई थी? वी डोंट नो दैट। बहरहाल एक्सपर्ट्स मुस्तकिल सवाल उठा रहे हैं कि जो फोर्डो फैसिलिटी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज़ वो बिल्कुल माउंटेन्स में फोर्टिफाइड है। सो ये क्वेश्चन तो अभी वहीं का वहीं है। बहरहाल ये बात तय है कि यूएस अब इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट हिस्सा है, और अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, कितनी लंबी, मैंने वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का बहुत दफ़ा ज़िक्र किया, ये अब कितना वाइड होगा, मिडल ईस्ट में एस्केलेशन कहाँ तक जाएगी, ईरान अभी तक डिफायंट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यूएस कितना लंबा लड़ने को तैयार है, दिस रिमेन्स अनक्लियर। लेकिन एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि इज़राइल ने ये जो सारा ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसका एक जो एक्सेस था या इसका जो सेंटर पॉइंट था वो ये था टू ब्रेक ईरान फ्रॉम विदिन। उसका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज का फसाड है वो तो एक वन स्मॉलर पार्ट है, लेकिन असल में क्या करना था, ईरान को अंदर से तोड़ना था, और उसकी वही हालत करनी थी जिसका मैंने आपको कहा था, सीरियाफिकेशन हम कह सकते हैं उसको। तो मेरे सामने बेंजामिन नेतन्याहू की ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड आई ऑफन से पीस थ्रू स्ट्रेंथ, फर्स्ट कम्स स्ट्रेंथ देन कम्स पीस। तो ये जो स्ट्रेंथ दिखाई है इजराइल ने, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? क्या जो हासिल करना चाहता था इजराइल, एक स्वीपिंग कैंपेन लॉन्च करके जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा था, उससे उन्हें क्या मिला है? इसमें क्या हुआ? मिक्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स, असैसिनेशंस, आईआरजीसी जो अल-कुद्स फोर्स है उसके टॉप कमांडर्स को कत्ल किया गया, साइबर अटैक्स भी किए गए। इंटेंशन क्या थी? टू वीकन ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज और डिस्टेबलाइज किया जाए रजीम को अंदर से। क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सके हैं? सिवाय इसके कि शायद किसी हद तक ईरान का न्यूक्लियर एडवांसमेंट प्रोग्राम वक्ती तौर पे रुक गया हो, कोई डैमेजेस हो गए हों, वो अभी तक फर्मली बिलीव करते हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, और आज भी उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर तो ये था कि उनको न्यूक्लियर होने से रोकना है, तो उससे तो उन्होंने इनकार कर दिया है, सो उसमें तो इजराइल फेल हुआ है। दूसरा, कोलैप्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, वो हो पाया है।
اسرائیل کی جو انفارمیشن وارفیئر تھی اس میں بے شمار دفعہ ایسی ٹویٹس ایسی پوسٹ آئیں جس میں سارا بلیم شفٹ کیا گیا ایرانین لیڈرشپ پہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صرف اس لیڈرشپ کی وجہ سے ہے، تو جو پبلک ہے وہ پریشان نہ ہو، ہمارا پبلک سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، رادر ہم آپ کو لبریٹ کرانے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو بھی لانچ کر دیا۔ جو ریاکشنز آئے ایران کے اندر سے وہ بالکل اس سے الٹ تھے جو اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یا شاید ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ بہت لمبے عرصے سے یہ چیز پروپوگیٹ کی جا رہی ہے جس طرح ایرانین لوگ جو ہیں وہ رجیم سے خوش نہیں ہیں، جو کہ کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت وائڈ اسپیکٹرم آف ایرانین سوسائٹی جس میں رجیم کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی شامل تھے، کرٹکس بھی شامل تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو ریفارمز میں بلیو کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے جو سیکولر ایران چاہتے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی آئیوٹا آف ڈاؤٹ کے بیونڈ جا کے یونٹی شو کی۔ ایک آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا چھوٹا سا کہیں پروٹیسٹ بھی نظر آیا ہو، وہ بھی نظر نہیں آیا۔ ایون دوز ہو ہیو بین ایسوسیٹڈ ود پاسٹ پروٹیسٹس، جس طرح وہاں ایک موومنٹ چلتی رہی ہے ویمن لائف فریڈم موومنٹ، اس نے بھی ریجیکٹ کیا فورن انٹرونشن کو اور نیشنلسٹ سولیڈارٹی دکھائی۔ اب یہ اسٹریٹجی بیک فائر کر گئی اسرائیل کی۔ سو رادر دین فریگمنٹنگ ایرانین سوسائٹی، جو اٹیکس ہیں انہوں نے نیشنل ڈیفenس کو زیادہ سولیڈیفائی کر دیا۔ کیوں؟ بیکاز جو ٹراما ہے ایرانین لوگوں کا ہسٹوریکل فورن انٹرونشنز کا، بیک ان 1953 بھی کو ہوا تھا، وہ بھی رجیم چینج تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک بہت لمبی ایران عراق وار لڑی ہے، اس کے بعد ایک انٹرنل جسے کہتے ہیں ریزسٹنس لوگوں کی، وہ بھی چلتی رہی ہے۔ رجیم نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے ان ساری چینجز کا اور کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی کہ اسی بہانے پبلک سینٹیمنٹ کو زبردستی خاموش کرایا جائے، ڈسینٹ کو بھی خاموش کرایا جائے۔ لیکن جب آپ نے اٹیک کیا تو ان کا جو ایک پریویس ٹراما تھا اس نے انہیں یہ بتایا کہ ہمارے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ایک طرف، جب کوئی فورنر اٹیک کرے گا تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں۔ سو دا کیمپین فورٹیفائڈ دا رجیمز ڈومیسٹک اسٹینڈنگ، اس نے رادر ان کو مزید مضبوط کر دیا، جس کو یہ رجیم کہتے ہیں۔ اور اس سے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ جو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ کیسے جو ایکسٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں وہ پاپولیشن کو، اگر وہ ویک کنٹری ہے، اگر اندر پولیٹیکل ڈویژنز بہت زیادہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ موقع ہے اس ملک پہ اٹیک کرنے کا، تو یہ فلسفی نہیں چلتی۔ کمزور ملک پہ، غریب ملک پہ حملہ اس سوچ کے ساتھ کرنا کہ ان کے اندر لائنز ہیں، فالٹ لائنز ہیں، وہ ہم نے انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں بھی دیکھا کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ابھی ایران نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسیسمنٹ آپ کی۔ سو جو دا ہول اسٹریٹجی آف اسرائیل، اٹ نیڈس اے ری اسیسمنٹ۔ آپ اتنے عرصے سے 70+ ایئرس سے جس ملک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، آپ اس کی اسیسمنٹ ہی ٹھیک نہیں کر سکے، اور رادر دین بریکنگ ایرانس پاور اسٹرکچر، آپ نے اسے مزید ری انفورس کر دیا ہے۔ ایران کی جو گورنمنٹ ہے اب وہ مزید سٹیبل ہو گئی ہے، اس کو انٹرنل حمایت بھی حاصل ہے، اور پوٹینشلی ریجنل افیئرز میں وہ لیجیٹمائز بھی ہو گئی ہے۔ ایون جو کنٹریز پریشان بھی تھے ان پراکسیز کی وجہ سے جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ان کو بھی اب ری تھنکنگ کرنی پڑے گی کہ ایران ان کی سوچ سے زیادہ اسٹیبلائزڈ ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے، تو وہ جو پراکسیز ہیں ان کا ویک ہونا تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ اکویٹ کر کے ایران کو ویک کرنے کا نہیں سوچ سکتے۔ سو یہ دا ہول کیمپین آف دا اسرائیل اٹ ہیز بیک فائرڈ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ کہاں تک جاتا ہے معاملہ، دس از یٹ ٹو بی سین۔ ایک اور اینگل اس پہ یہ ایڈ کر لیں کہ اب ایران کے لوگ سڑکوں پہ آ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بام چاہیے، بیکاز انہوں نے دیکھ لیا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، ڈیٹرنس از دا نیو نارمل ان دا ورلڈ، اور اس کو نیو نارمل کرنے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا فائنل نیل ان دا کافن، وہ ٹھوکا ہے۔ ابھی تک کچھ لوگ اگر ایسے تھے بھی، جیسے امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ جو بام ہے، نیوکلیئر بام، یہ ان ہیومن ہے، یہ انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے، انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا۔
اب اگر وہ اس فتوے سے ریورس میں جا کے فتویٰ یہ دے دیں کہ یہ تو ہماری سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، تو فائنلی اسیسمنٹس آج تک عراق وار میں، لیبیا کرائسس میں، اس کے علاوہ جو بنغازی میں اپنا نقصان کرایا تھا ایمبیسی میں امبیسڈر کو مروا کے اپنے امریکہ نے، اور بھی جہاں جہاں جو نقصانات اٹھائے ہیں، 20 سال کی آپ افغانستان وار لے لیں، 21 سال کی ویتنام وار لے لیں، ہر جگہ اسیسمنٹ فیل ہوتی رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی. اینڈ ان دس کیس لیڈ کیا یو ایس نے کس کی اسیسمنٹ کو؟ اسرائیل کی اسیسمنٹ کو، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مائٹ، اس کی ٹیکنالوجی اتنی ایپٹ ہے کہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو آپ کی بیسک اسٹریٹجی ہی فلاڈ نکلی. اینڈ ہیئر آن ایوری کنٹری ول لک فار دا نیوکلیئر ڈیٹررنس. اور یہی اس میں سے ٹیک اوے آج تک کا ہے کہ یہ ابھی معاملہ لمبا چلے گا. ابھی تک کی جتنی اسیسمنٹس تھیں، یو ایس کی بھی، اسرائیل کی بھی، وہ فیل ہوئی ہیں. I'll see you tomorrow.